अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज एक और वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से है। और तमाम लोग जो कि टैक्स फाइलर हैं और या टैक्स का काम सीखना चाहते हैं, उनको वेल्थ स्टेटमेंट का लाजमी इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकम टैक्स रिटर्न का। और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ आपने वेल्थ स्टेटमेंट को भी बनाना होता है और उसको सबमिट करना होता है। तो आज मैं जो डिस्कस करने जाऊंगा आपके साथ वो वेल्थ स्टेटमेंट है। और वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अंडर सेक्शन 116 है इसके, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 116 का जो सेक्शन है उसके तहत हम वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करते हैं। और वेल्थ नाम से शो हो रहा है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी दौलत है, और जो स्टेटमेंट है उस यानी उसकी स्टेटमेंट आपने बनानी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी या जो भी चीज़ें आप अपने एसेट्स यानी असासे आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगता है आपकी इनकम के ऊपर। जो इनकम आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अंडर सेक्शन 114 में जो आपने फ़ाइल कर दी है, जो लिख दी है, उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। और वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन आपको वेल्थ अपनी बनानी होती है, यानी दिखाना होता है कि आपके नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। या इसमें तमाम चीज़ें वो लिखनी होती हैं जो कि या तो आपने ख़रीद के किसी को दी हैं या जो आपके नाम पर हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हु शुड फाइल वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट को कौन कौन फाइल करेगा और किस किस पर्सन ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। तो उसमें पहला पार्ट है इंडिविजुअल का, यानी इंडिविजुअल, अब उसमें सारे आ जाते हैं। इंडिविजुअल्स के अंदर आपकी जो सैलरीड पर्सन है वो भी आ जाएगा, जो बिज़नेस पर्सन है वो भी आ जाएगा, जो एओपीज़ हैं, जो मेंबर है एओपी का वो भी आ जाएगा, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी आ जाएंगे सारे। तो वेल्थ स्टेटमेंट इन तमाम लोगों ने फ़ाइल करनी होती है, यानी उसमें अपनी प्रॉपर्टी लाजमी इन लोगों ने मेंशन करनी है। उसके बगैर इनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं होगी। ठीक है। और इंडिविजुअल्स के अंदर जो सैलरी पर्सन है, वो लोग कहते हैं कि जी हमारे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखें। तो कुछ ना कुछ कैश इन हैंड, कुछ प्राइस बॉन्ड्स, कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं, वो लिखनी होती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेल्थ स्टेटमेंट में लिखी जाती हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करेंगे। तो वेल्थ स्टेटमेंट आइटम्स जो है हमारे पास वो आ जाता है। मैंने कुछ जर्नल नाम जो है वो आपके लिए लिख दिए थे ताकि एक आइडिया हो जाए इसको देखकर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका रिकॉर्ड आपने रखना होता है। इसमें सबसे पहले जो हेड आ जाता है वो प्रॉपर्टी का आ जाता है, जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी आ जाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आ जाती है। वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपके प्लॉट्स भी आ जाएंगे, आपके नाम पे अगर कोई घर है तो वो भी आ जाएगा। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी सेम इसी तरह, अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। और उसके अलावा अगर आपके नाम पे कुछ शॉप्स हैं तो वो भी आपने इसके अंदर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आ जाएंगी। अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट पे जैसे कोई प्लॉट या घर लिया हुआ है तो वो भी हमने इसके अंदर मेंशन करना होता है। तो जो इसका तरीका ये होता है कि जो टोटल वैल्यू है प्लॉट की वो आपने प्रॉपर्टी के अंदर लिखनी है, और जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसको लायबिलिटीज़ के अंदर एंटर करना है। वो भी मैं जिक्र करूँगा अभी। लेकिन जो भी अगर आपने लोग कहें कि जी हमने हमारे नाम पे तो अभी तक प्लॉट ही नहीं हुआ था, मुझे क्यों लिखें, तो इसको आपने लिखना होता है। टोटल वैल्यू प्लॉट की आप लिखेंगे इसके अंदर, एसेट्स के अंदर, और जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो आप लिखोगे लायबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा उससे आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो जी बैंक अकाउंट्स का, इन्वेस्टमेंट का, डिपॉजिट्स का, यानी आपके नाम पे जो भी बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हुए हैं, चाहे आप यूज़ करते हैं कि नहीं करते, वो आपने इसके अंदर मेंशन करने हैं पूरा आईबीएन नंबर के साथ। और बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का एड्रेस लिखना है, प्रॉपर एड्रेस ना लिखें लेकिन एरिया का नाम ज़रूर लिखें। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट का वो आपने उसके अंदर लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस आपका जो ईयर एंड का होगा ना 30 जून का, वो आपने लिखना होता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है या नेशनल सेविंग्स के आपने कुछ सर्टिफिकेट्स ख़रीदे हुए हैं या कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं आपके, आपने कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, अगर किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। और पूरा सर्टिफिकेट्स के नेचर, उनके नंबर्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर्स आपने इसमें लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी व्हीकल्स। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, बाइक है, तो वो आपने इसके अंदर व्हीकल्स के अंदर लिखनी होती है। उसके साथ आपने अपना गाड़ी का नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखनी होती है, और गाड़ी की कॉस्ट लिखनी होती है, यानी जितने की आपने गाड़ी या बाइक परचेज़ की थी। नेक्स्ट पॉइंट है बिज़नेस कैपिटल। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है,
जी, अगर आप कोई सोल प्रोप्राइटर हैं, तो आपने जो अपना जो कैपिटल था, जो आपने अपनी बैलेंस शीट बनाते हुए लिखा था इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उस कैपिटल की अमाउंट को आपने बिज़नेस कैपिटल के हेड के अंदर लिखना है, अपनी पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी। और साथ ही वो आपसे बिज़नेस का नाम भी पूछेगा, तो आपने जिस नाम से भी कोई काम शुरू किया हुआ है, जैसे कोई शॉप बनाई हुई है, कुछ भी, तो वो आपने वो नाम यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड आइटम्स का मतलब ये होता है कि घर के अंदर आपने कोई फर्नीचर्स लिए हुए हैं, घर के अंदर जो आइटम्स पड़ी हुई हैं, चीज़ें, अलमारियाँ हैं, टेबल्स हैं, उसका एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है, 2-3 लाख 4 लाख रुपए, जितने का भी आपने हाउस होल्ड आइटम्स आपने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है जी पर्सनल आइटम्स। पर्सनल जैसे नाम से शो हो रहा है, ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे कि कोई प्लॉट है, सॉरी कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल फ़ोन है, वो आपने लिख लेने हैं इसके अंदर। जैसे कि कोई 40-50 हज़ार का मोबाइल फ़ोन नॉर्मल अब आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, साथ लैपटॉप अगर है तो 1-1.5 लाख की आइटम आप इसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रीशियस आइटम्स यानी गोल्ड का। ठीक है, इसके अंदर अगर आपके नाम पे कोई ज्वेलरी है, या लाजिमत है ज्वेलरी के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होते, लेकिन अगर आपने परचेज़ की हुई है ज्वेलरी, या आपको कहीं से गिफ्ट आई है, या कहीं से आपको चीज़ें मिली हैं, जैसे अक्सर लोगों को शादी के वक्त मिल जाता है डॉरी के तौर पे, जहेज़ के तौर पे, वो भी आप लिख सकते हैं। गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है, वो आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने अपनी प्रीशियस आइटम्स को लिखना है, गोल्ड को। इसका जो नाम है वो प्रीशियस आइटम्स के नाम से आपको वेल्थ स्टेटमेंट में नज़र आएगा। नेक्स्ट है जी कैश नॉन बिजनेस। ये कैश इन हैंड नॉर्मली कहलाता है, यानी घर के अंदर जो नॉर्मली चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कैश पड़ा होता है इस्तेमाल के लिए, वो आपका इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मली। और ये आपने ईयर एंड का लिखना है। ईयर एंड का मतलब ये है कि जो 30 जून पे जब आपका टैक्स ईयर ख़त्म होगा, उस वक्त जो आपके पास पोजीशन थी चीज़ों की, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर जो चेंजेस आई हैं वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, लाइक आपने कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदी है या पुरानी प्रॉपर्टी बेची है, तो उसको भी हमने इसमें ऐड लेस करना होता है। अगर नई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो वो ऐड हो जाएगी, पुरानी प्रॉपर्टी बेची है तो वो लेस हो जाएगी, वो भी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखना होता है। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपने रिटर्न्स बनाते हैं, अगर आपको उसके ऊपर कमांड नहीं है सही तरह, तो आप पैसे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिएगा कि आप उसको दोबारा जो है वो सही तरह जस्टिफाई ना कर सकें और सही तरह एक्सप्लेन ना कर सकें जो भी चेंजेस इसके अंदर जो है वो कैसे मैनेज करनी है। तो उसके लिए कोई अच्छा कंसल्टेंट या अच्छा लॉयर जो है आप हायर कर सकते हैं, ताकि किसी किस्म की फ्यूचर में आपको मसले मसाइल ना हो। ओके जी, कैश के बारे में बात की मैंने। नेक्स्ट है जी अदर एसेट्स। आपको एक वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अदर एसेट्स का हेड नज़र आएगा, इसके सामने एक प्लस का निशान बना होता है, और प्लस का मतलब ये होता है कि जी आप अपनी जो किसी भी किस्म की जो एडिशन है, यानी जो आपने चीज़ इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि आप प्राइस बॉन्ड को एंटर कर रहे हैं, या प्रोविडेंट फंड के बैलेंस को एंटर कर रहे हैं, या इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने 30 जून तक पे किया है उसको एंटर कर रहे हैं। अगर आप प्राइस बॉन्ड को एंटर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप प्राइस बॉन्ड लिख देंगे, और नीचे उसकी डिटेल लिख देंगे कौन कौन से प्राइस बॉन्ड्स हैं, और टोटल अमाउंट लिख देंगे। सेम इसी तरह प्रोविडेंट फंड बैलेंस जो आपका 30 जून पे होगा ईयर एंड पे, उसकी अमाउंट आपने लिख देनी है। और सेम इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया होगा टिल 30 जून, वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट है जी एसेट्स इन अब्रॉड इन PKR। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग अक्सर जो है इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं या जिनके प्रॉपर्टी जो है वो दूसरे मुल्क में भी मौजूद है, वो अक्सर लोग ये कहते हैं कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा मसला हो जाएगा, अगर आप लिखेंगे तो FPR पीछे पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप वहाँ की प्रॉपर्टी को यहाँ पे मेंशन करें, PKR में एक एस्टिमेटेड अमाउंट के तौर पे आप इसको लिखें यहाँ पे, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो फिर एकदम से रिकनसाइल करना बड़ा मसला होगा। अगर साथ साथ आप इसको कर रहे होंगे तो वो ईजी हो जाएगा। तो सिंपल इन्होंने डिटेल्स नहीं मांगी होती, बस उन्होंने लिखा होता है कि टोटल एसेट्स की अमाउंट लिख दें जो बाहर में है। तो वो आप 1-2 करोड़ रुपए अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है दूसरे मुल्क में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट है जी एसेट्स ऑन अदर नेम। कुछ लोग होते हैं जी घर में नॉन फाइलर होते हैं, और बीइंग एल्डर या बीइंग सुपरवाइज़र आपने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों के लिए या अपनी वाइफ के लिए ख़रीदी हुई होती है, तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है वो आपने ख़रीदी थी, और ये प्रॉपर्टी जो है इतने की है, और ये चीज़ है ये वाइफ के नाम पे है या बेटे के नाम पे, बेटे के नाम पे, वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ये सारी चीज़ें जो थी ये एसेट्स आइटम्स थी, यानी एसेट्स से रिलेटेड थी, आपकी जो असासी हैं उससे रिलेटेड थी। और जो लास्ट सेक्शन होता है आपका वेल्थ स्टेटमेंट का, वो होता है लाइबिलिटीज़ का। इसके अंदर आपने अपनी तमाम लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स जो है एज ऑन 30 जून वो लिखनी होती है।
जी, तो ये सारी डिटेल्स थी तमाम वेल्थ स्टेटमेंट की कि वेल्थ स्टेटमेंट में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। ये तमाम मैंने जनरल आइटम्स जो हैं वो एंटर आपको बताई हैं और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया। लायबिलिटीज़ के कोई स्पेशल कोई हेड नहीं है, बस लायबिलिटी सेक्शन लिखा होता है, उसके आगे प्लस का निशान होता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने लोन लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए होते हैं, उसके आपने 30 जून का बैलेंस आपने लिखना होता है आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब इसको एंटर कैसे करेंगे, ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपने एसेट्स को एंटर कैसे करना है। एसेट शुड बी डिक्लेयर्ड एट कॉस्ट, यानी एक कॉस्ट का मतलब है कि जब आपने जितने का परचेज़ किया था एसेट्स को, जो उसकी वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट। यानी उसमें अगर आपने घर लिया है तो लीगल कॉस्ट, स्टाम्प पेपर, वकील की फ़ीस, वो सारी इसके अंदर आएंगे, टैक्सेस, वो सारे आपने प्लस करके आपने उसको प्रॉपर्टी के अंदर लिखना होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कभी भी यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं लिखनी, आपने हमेशा जो है वो एसेट शुड बी डिक्लेयर्ड एट कॉस्ट। ठीक है, आपने परचेज कॉस्ट लिखनी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कभी कम होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है, तो रिकन्सिलेशन में आपको इशू आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है ये, एसेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यानी अगर आपने घर लिया है तो घर का साइज़ कितना है, उसका एड्रेस प्रॉपर आपने लिखना है, और इसी तरह प्लॉट का एड्रेस आपने लिखना है, प्लॉट का साइज़ लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या एग्रीकल्चर है, ये सारा आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। नेक्स्ट है, एसेट्स क्रिएटेड इन द नेम ऑफ स्पाउस, चिल्ड्रन एंड अदर डिपेंडेंट शुड बी डिक्लेयर्ड। ये मैंने आपको बता दिया पिछली स्लाइड के अंदर कि अगर आपने किसी और के नाम पे एसेट्स लिए हुए, प्रॉपर्टी ली हुई है, तो वो आपने लिखना होता है। ऑल एसेट्स हेल्ड अब्रॉड आर टू बी डिक्लेयर्ड एट कॉस्ट इन पाक रुपी वैल्यू, ये भी डिस्कस हो चुका है कि अगर आपने दूसरे मुल्क में कोई एसेट्स लिए हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एफबीआर आपको पकड़ लेगा, अगर आप मेंशन करेंगे तो सेफ साइड है आपके लिए। नेक्स्ट है जी, एंट्रिंग ऑफ लाइबिलिटीज़, आपने लाइबिलिटीज़ को कैसे एंटर करना है। एनी अमाउंट आइटम टेकन ऑन लोन लाइबिलिटी मस्ट बी एंटर, कोई भी लोन आपने लिया है वो आपने एंटर करना है। और ये चीज़ आइटम टेकन ऑन लोन, ये मैं आपको बता दूं, मैंने भी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि अगर आपने कोई प्लॉट या घर किस्तों पे लिया है तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, तो ये आपने लाइबिलिटीज़ में एंटर करना है, और उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि ये प्लॉट जो है ये लीजिंग पे है या इंस्टॉलमेंट्स पे है या गाड़ी लीजिंग पे है, और उसकी जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेमेंट रह गई है, रिमेनिंग पेमेंट रह गई है एज़ ऑन 30 जून, वो आपने अपनी लाइबिलिटीज़ में एंटर कर देनी है। एंटर आउटस्टैंडिंग रिमेनिंग बैलेंस और लोन लाइबिलिटी एट द ईयर एंड, ये भी डिस्कस हो गया कि ये आपने जो आपका ईयर एंड पे बैलेंस होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगी, वो आपने इसमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेट एसेट्स ऑफ द ईयर। नेट एसेट्स आपकी क्या कहलाएंगे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। सिस्टम खुद इसको कैलकुलेट करेगा और वो आपको बता देगा कि आपके कितना इंक्रीज़ आया है या डिक्रीज़ आया है साल के अंदर, यानी कितने एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं या कितने एसेट्स डिक्रीज़ हुए हैं, वो आपको खुद सिस्टम कैलकुलेट कर देगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, वो क्या है, टोटल एसेट्स इंक्रीज इन द ईयर शुड नॉट बी मोर देन टोटल इनफ्लो इन द ईयर। लाजमी बात है, आप जितनी आपने अर्निंग की है, जितने पैसे आपने कमाए हैं, उन पैसों से ज़्यादा आपके एसेट्स इंक्रीज़ नहीं होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इनकम 10 लाख है और 50 लाख आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, अनलेस कि कहीं से आपको गिफ्ट या विरासत ना मिली हो। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसका आपने ख्याल करना होता है कि अगर आपकी टोटल सैलरी जो है वो, अगर आपकी टोटल सैलरी जो है वो 10 लाख तक है या 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से कम है, तो आपके जो एसेट्स हैं वो उसी हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी, सो द रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल मेकिंग वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है जी, रिकन्सिलेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बगैर जो है आपकी रिकन्सिलेशन नहीं होगी। रिकन्सिलेशन नहीं होगी तो आपकी रिटर्न भी सबमिट नहीं होगी, और अगर गलत आप रिकन्सिलेशन करेंगे तो एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस आने के चांसेस हैं। अंडर सेक्शन 176 ऑडिट के हवाले से आपसे एफबीआर इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि ये आपने कोई जो ट्रांजैक्शन है उसको हाइड किया है और कैसे आपका जो एसेट्स है वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ों का आपने ख्याल करना है। और वही बात जो हमेशा कहता हूँ, अभी भी यही कहूँगा कि अगर आपको ख़ुद ग्रिप नहीं है तो कभी भी आप पैसे बचाने के चक्कर में ट्राई मत कीजिए, और अगर कोई सस्ता लॉयर लेने की कोशिश मत कीजिएगा कि पैसे बच जाएंगे, कि डाटा एंटर तो है सिर्फ, लेकिन कोशिश करें एक अच्छा कंसल्टेंट लें, एजुकेटेड कंसल्टेंट लें, ताकि वो इन प्रॉपर रिकन्सिलेशंस को देख सके और आपकी जो फ्यूचर इनकन्वीनियंस हैं आप उससे बच सकें। तो ये चीज़ सारी थी आज की स्लाइड्स, आज की प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने सीखा है कि वेल्थ स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाना है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं।
जी, आल तो काफ़ी लंबी जो है वो वीडियो बन गई है, लेकिन मैंने सोचा है कि एक ही वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट वेल्थ स्टेटमेंट बनानी सिखा दी जाए, ताकि आप अपनी जब पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट बनाएं या देखें, आपको ये पता हो कि आपने कौन कौन सी वेल्थ आइटम्स जो हैं वो गैदर करनी है, कलेक्ट करनी है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लेनी है, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी रिटर्न्स को सबमिट नहीं कर सकते। और मैंने अक्सर ये देखा भी है कि लोगों को जब कहा जाए कि ये चीज़ें दें, ये चीज़ें अरेंज करें, तो वो अक्सर घबराते हैं कि इससे टैक्स पड़ेगा या मसला होगा। ऐसा नहीं है। वेल, आई होप कि आपने आज की जो वीडियो से है एक नई चीज़ें सीखी होंगी, और इसमें आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हुआ होगा कि वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं इंटर्नीज़ हैं उनको भी बेनिफिट होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आगे आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई आपको जो टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलती रहें, और आप आसानी से समराइज्ड फॉर्म में टेक्स्ट को आसान वर्डिंग में सीख सकें। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।